नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण है क्या? व्याकरण जो होता है किसी भी भाषा को नियमबद्ध करने का माध्यम होता है, यानी हम किसी भी भाषा को नियमों में बांधने का काम करें तो किसका प्रयोग करेंगे? व्याकरण का प्रयोग करेंगे। और आपसे पूछ लिया जाए हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि व्याकरण शब्द जो है कि किससे बना है? वी प्लस आ प्लस करण से बना है। दोस्तों वी प्लस आ प्लस करण से बना है। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि सर वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय से बना है। हिंदी में ल्यूट प्रत्यय नहीं होता है, तो हमें ध्यान रखना है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत हमसे प्रश्न आए कि व्याकरण शब्द बना है वी प्लस आ प्लस कर्ण से बना है। अब व्याकरण शिक्षण के द्वारा क्या होता है? व्याकरण के द्वारा किसी शब्द का स्वरूप या शब्द रचना की प्रेरणा देना होता है। व्याकरण द्वारा किसी शब्द के स्वरूप या शब्द रचना की प्रेरणा देना होता है। बात याद रखना कि व्याकरण को भाषा का मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरुदंड। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा का मेरुदंड किसे कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। और आचार्य किशोरीदास, ध्यान रखना दोस्तों, आचार्य किशोरीदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने किसे कहा है? भाषा को, व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा है। भाषा का भूगोल कहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण को भाषा का भूगोल किस विद्वान ने कहा है, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। व्याकरण शिक्षण का महत्व क्या होता है कि विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने की प्रेरणा देता है। क्या? किसकी सहायता से? कि विद्यार्थियों को शुद्ध पढ़ने, शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने की जो प्रेरणा देना होता है वो किसके द्वारा दी जाती है? ये महत्व है किसका? व्याकरण शिक्षण का। अब बात करें कि भाषा का जो व्याकरण होता है, या हम कह दें विद्यार्थियों को भाषा से संबंधित जो नियम होता है, नियमों का ज्ञान कराना होता है, यह ज्ञान प्रदान करना होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? व्याकरण शिक्षण के द्वारा किया जाता है। और चार मूलभूत जो कौशल होते हैं, चार मूलभूत कौशल होते हैं, उनका जो प्रयोग जो होता है, उसका क्रमबद्ध प्रयोग करना भी हमें व्याकरण के द्वारा होता है। अब देखो वाक्य जो होते हैं या वाक्यांश जो होते हैं, उसमें जो प्रयुक्त शब्द जो होते हैं, उनका स्थान, जो निश्चित स्थान किस जगह आना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई शब्द है उसका प्रयोग किस स्थान पर होता है, ये ज्ञान भी हमें व्याकरण के द्वारा प्राप्त होता है। कई बार क्या हो जाता है, जैसे राम ने आम को खाया, राम ने आम को खाया, आम को खाया, ये नियम विरुद्ध है, क्योंकि आम जो है वो निर्जीव पदार्थ है और पदार्थ के साथ कर्म कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो राम ने आम खाया, न कि आम को खाया। ये ज्ञान हमें किससे प्राप्त होगा? व्याकरण के द्वारा प्राप्त होगा, या व्याकरण की शिक्षा जब हम करेंगे, प्राप्त करेंगे, उससे ही हमें ये ध्यान रहेगा कि किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार कारकों का प्रयोग करना है, किस प्रकार वाक्य की संरचना होती है, किस प्रकार जो शब्द रचना जो होती है वो कैसे होती है। ये सब जो होता है वो हमें व्याकरण के शिक्षण से ही प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी है? हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। पिछली रीट में एक प्रश्न आया भी था इस तरह का कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि के बाद करें व्याकरण शिक्षण की विधियां। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये व्याकरण शिक्षण की विधियां जो है, एक होती पहली आगमन विधि। क्या होती है दोस्तों? आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि। दूसरी होती है दोस्तों निगमन विधि। क्या होती है? निगमन विधि। तीसरी होती है दोस्तों आगमन निगमन विधि। यानी
दोनों को मिला के आगमन निगमन विधि समझ में आ गई। अब आती है 4 नंबर भाषा संसर्ग विधि। क्या? भाषा संसर्ग विधि। उसके बाद 5 समवाय विधि। क्या है दोस्तों? समवाय विधि। ध्यान रखना, इस समवाय विधि को पाठ्य पुस्तक विधि भी कहा जाता है। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था कि किस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी जाना जाता है। समवाय विधि को पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी जाना जाता है, पाठ्य पुस्तक विधि। ध्यान रखना दोस्तों। 6 नंबर है जिसे कहा जाता है सूत्र विधि। क्या है? सूत्र विधि। ये भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। उसके बाद 7 नंबर है अनौपचारिक विधि। क्या है? अनौपचारिक विधि, जिसे सैनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। सैनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है, तो आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि जिसको पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी जाना जाता है, सूत्र विधि तथा अनौपचारिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 विधियां जो है प्रमुख विधियां हैं, ये आप नोट कर लेना कि भाषा व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण की विधियां जो है ये है। प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि भाषा व्याकरण शिक्षण विधि नहीं है? आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि और प्रश्नोत्तर विधि। आपसे पूछा जाए प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि जो है रचना शिक्षण की विधि है, न कि ये व्याकरण शिक्षण की विधि। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हम जैसे जैसे हमने 8 जो घटक बताए थे मुख्य, तो जैसे हमने व्याकरण शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण विधि, गद्य शिक्षण विधि, ये जो प्रमुख घटक है हम धीरे धीरे इनको साथ में करेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं आगमन विधि, आगमन विधि के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज। तो आगमन विधि क्या है? देखिए, आगमन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो ये करेंगे कि आगमन विधि किसे कहते हैं। दोस्तों, शिक्षण विधियों में आप 2-3 बातें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें हर एक बार पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। समझ में आ गई? मनोवैज्ञानिक विधि का मापदंड क्या होता है? दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जो निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होती है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होती है। एक बात अगर आपको याद है कि जो विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है वो विधि मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि मनोवैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, क्या होती है मनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि हम तो रटी हुई बातें याद रख रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है वो विधि क्या होती है? मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बात करें आगमन विधि की, तो आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि जो होती है ऐसी शिक्षण विधि या जिससे उदाहरणों की सहायता से किसी नियम की स्थापना की जाती है। समझ में आ गई कि ऐसी शिक्षण विधि जिससे किसी नियम की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? उदाहरणों के द्वारा। सबसे पहले क्या है, ध्यान रखना, उदाहरणों के द्वारा, यानी हम बहुत सारे उदाहरण देंगे, उसके बाद उसकी एक तुलना करेंगे, उसमें एक तुलना यानी एक सामान्य नियम निर्धारण करेंगे कि इनमें समानता क्या क्या है। समझ में आ गई? तो जब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस विधि के द्वारा उदाहरणों से एक नियम स्थापित किया जाता है, तो आगमन विधि होती है। क्या होती है? आगमन विधि होती है। प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके बारे में बता दूं मैं कि आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, यानी ये प्रश्न किस तरह से बनते हैं। तो आगमन विधि के सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगमन विधि के सूत्र दोस्तों ध्यान रखना, ये एक मैं आपको ट्रिक लिखा रहा हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आपको रीट में
100% 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। ये ट्रिक याद कर लेना, 100% आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। आपको हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आपको फर्स्ट लैंग्वेज में भी मिलेगा, आपको सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में भी इससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे ये ट्रिक याद है तो आप कर दोगे, और आपको मनोविज्ञान में भी एक ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है। तो ये ट्रिक है। आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी आगमन विधि के सूत्र कौन से है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि का सूत्र नहीं है, तो याद रखना दोस्तों, जैसे उदा सर ज्ञात आविस्थु पर मूर्त नहीं, ये एक ट्रिक है। उद्दा नाम के कोई सर है, वो ज्ञात है, आविस्थु है, यानी आविस्थु मतलब आ रहे हैं, उद्दा सर ज्ञात आविस्थु पर मूर्त नहीं। ध्यान रखना, यहाँ आपको इस ट्रिक के माध्यम से आगमन विधि के जितने भी सूत्र हैं वो याद हो जाएंगे, और यहाँ उद्दा से हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि के अंतर्गत प्रयुक्त होता है, तो यह होता है आगमन विधि में, तो उदाहरण। फिर होता है दूसरा सर, सर से सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, और यह हो जाता है सर। फिर आ जाता है ज्ञात, 3 नंबर हो जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, शब्द में आ गया। फिर आ जाता है आ का मतलब आगमन, आगमन से निगमन की ओर। फिर ये जो है ये तो सिंपल है, ये आ गया वी, तो 4 नंबर हो जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी आगमन विधि का सूत्र है। और वी से 2 हो जाते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो ये भी किसमें आ जाता है, आगमन विधि का सूत्र है। फिर आ जाता है स्थू, 6 नंबर हो जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह भी आगमन विधि का नियम है। फिर आ जाता है पर, 7 नंबर हो जाता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या इसको कई बार ये भी आ सकता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाता है 8 नंबर मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये ध्यान रखना, उदासर ज्ञात आविस्थु पर मूर्त नहीं। और ये जो ट्रिक है, ये आगमन विधि का पूरा सिलेबस जो है, पूरे के पूरे शिक्षण सूत्र जो है इस ट्रिक के माध्यम से पूरे हो जाते हैं। तो ये हो गई आगमन विधि। आगमन विधि बता दिया कि उदाहरणों द्वारा किसी विशिष्ट नियम का निर्धारण किया जाता है या विशिष्ट नियम की स्थापना की जाती है। उसके 4 चरण होते हैं। पहले होता है उदाहरण दिए जाते हैं, फिर तुलना या नियमीकरण किया जाता है, तुलना की जाती है या निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद नियमीकरण किया जाता है, समझ में आ गई। और उसके बाद जो होता है पुष्टि होती है, पुष्टिकरण किया जाता है, तो या कह सकते हैं परीक्षण किया जाता है। 4 चरण होते हैं और ये जो है शिक्षण सूत्र होते हैं। आगमन विधि के बारे में आपको बता भी दिया कि आगमन विधि और निगमन विधि से संबंधित आपको लगभग 3 प्रश्न जो है रीट परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे। ये मेरा जो है कह सकता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 3 प्रश्न जो है आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ मैं कह दूं कि
आगमन विधि जो होती है निगमन विधि की बिल्कुल जो है विलोम होती है, यानी जो आगमन विधि में होता है वो निगमन विधि में नहीं होता है। आपको केवल याद रखना है कि अगर आपको निगमन विधि के सूत्र याद करने की बोले तो आपको यही सूत्र यानी यही जो है ट्रिक याद करनी होती है। अगर यहां कह दो कि निगमन विधि जो है वो जो उसके सूत्र की बात करें तो नियम से उदाहरण की ओर, कठिन से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये निगमन विधि के सूत्र हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है आज की आगमन विधि, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा उसमें निगमन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको ये आज का टॉपिक आगमन विधि आपको कितनी समझ में आई वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना, कि जो भी आपको समझ में नहीं आता तो वो चीज़ें मेरे को ज़रूर आप शेयर करें, आप मुझे बताएं। धन्यवाद।